कवि राजेश जोशी का नवाजा गया है। मैं झुकता हूं। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूं। रोटी का कोर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूं अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूं। झुकता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। वाह। झुकता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। वाह वाह, क्या बात। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज़्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। क्या बात। शुरुआत हम अंत पर चर्चा करने से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो बात है कि विचार का, इतिहास का, लेखक तक के अंत की बात हुई है, तो उस अंत के संबंध में आप क्या सोचते हैं और किस तरह से उसके प्रतिकार की बात आपने कविता में की है? रूस के विखंडन के साथ एक नए डिबेट शुरू हुए जी। और उसमें हर चीज़ का, ख़ास तौर से विचारधारा का अंत की बात कही गई। इतिहास के अंत की एक पूरी अवधारणा सामने आई। इतिहास के अंत की अवधारणा ये थी कि जो पूंजीवादी डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, वही अंतिम सच है और इसके परे कोई नई व्यवस्था नहीं होगी। इस तरह की कुछ अवधारणाएं सामने आईं और हर चीज़ का एक फिर जैसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि इसका भी अंत हो गया, उसका भी अंत हो गया, उपन्यास का अंत हो गया, कविता का अंत भी कहा गया। तो ऐसा लगने लगा कि जैसे एक बहुत ही विद्रूप सा अंत शब्द को एक ऐसा बना दिया गया जो हास्यास्पद बन गया, क्योंकि ये बहुत ऐसे लोगों ने जो कि उस ढंग से विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं थे, जैसे ताद्यूश रोजेविच जैसे पोलिश पोइट थे,
उन तक ने कहा कि इस ढंग से विचारधाराओं का अंत नहीं होता। जी। मुझे याद है अच्छी तौर से कि जब रूस का विखंडन हुआ तो कुंवर नारायण से एक इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि व्यवस्थाओं के अंत होने से या सरकारों के गिरने से विचारधाराओं के अंत नहीं होते। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कुंवर जी ने उस समय कही थी। इसलिए मुझे लगा कि वो जिस ढंग से अंत की चर्चा हो रही है तो वो कविता एक तरह का उस पूरे अंत की अवधारणा का प्रेजेंट कहना चाहिए। इसके मद्देनज़र एक बहुत लाजिम सा सवाल है कि कवि बनने का जो ख्याल है कैसे आपके जहन में आया और कैसे आपने शुरुआत की और कब आपको लगा कि कविता मुझे कवि बनना चाहिए, कविता लिखनी चाहिए? यानी ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर मेरे घर का जो वातावरण मुझे बचपन से मिला, मेरे पिता जो लेखक थे, बाद में तो वो निबंध लिखने लगे, पर उनने एक ज़माने में कुछ कविताएं भी लिखी। पर मेरे जो ग्रैंड फादर थे, जो बाबा जिन्हें हम लोग कहते थे, उन्हें दो चीज़ों से बहुत डर लगता था। और पिता क्योंकि इकलौते थे, एक बहन थी और एक पिता थे, तो उन्हें दो चीज़ों से डर लगता था, एक कविता से और एक स्वाधीनता संग्राम से। बाबा को? हाँ। तो ये नहीं चाहते थे कि पिता किसी भी हालत में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े या वो कवि बन जाएंगे। उन्हें लगता था कवि हो गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा जी। तो वो ये लगातार प्रयास करते रहे। तो फिर पिता ने कुछ कविताएं लिखी, उसके बाद कविता छोड़ दी। तो पर घर का एक वातावरण होता है जिसमें आप लगातार लिखने पढ़ने का एक वातावरण बना रहा। बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, बहुत सारी किताबें थी। फिर मुझसे जो बड़े भाई थे वो कविता लिखने लगे जी। तो एक आकर्षण होता था। तो बचपन से एक तरह से कविता के प्रति एक आकर्षण था, पर और कुछ कुछ लिखते भी थे। स्कूल कॉलेज में जो कंपटीशन होते थे उसमें कविता पाठ के कंपटीशन होते थे, उसमें भी भाग ले लेते थे। पर बहुत बाद में मुझे लगा कि ये लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि आप उस डिसिप्लिन को, उस पूरे अनुशासन को ना जाने। सौभाग्य से ये हुआ कि दो लोग भोपाल में आए। एक पहले थे अशोक आत्रेय, जो कि एक ज़माने में आवेश फोरम में के कहानीकार भी थे और कवि भी थे। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई और उन्होंने कहा कि तुम कहानियाँ लिखा करो। तो मैंने कुछ कहानियाँ लिखना शुरू की। उसी के थोड़े दरमियान में वेणुगोपाल, जो कि उस समय के बहुत ही चर्चित कवि थे, वो आए और उनसे मेरी मित्रता हुई। और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ बचपन वाली कविताएं देखी और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कविता लिखना चाहिए, पर उससे पहले तुम्हें कुछ पढ़ना भी चाहिए। अच्छा। यानी कविता लिखना कोई रोमानी कर्म नहीं है, हाँ। बल्कि एक सचेतन मुझे हमेशा लगता है। ये ठीक है कि एक पंक्ति कौनती है, या जो मुक्तिबोध ने 3 क्षणों के सिद्धांत में कहा, तो वो तो होता है कि आपका अनुभव कोई कौंधता है या कोई क्षण कौंध जाता है, वो शुरुआत हो सकती है। पर बिना ये जाने कि कविता क्या है, कविता कैसी लिखी जाना चाहिए और पूरा समय क्या है और उसमें कैसी कविता की ज़रूरत है या कैसी कविता लिखी जाना चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते तो कुछ तुकबंदियाँ, कुछ बहुत ही भावुक किस्म की पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पर जो कविता होती है एक समय की, वो आपको जानना चाहिए। एक समर्पण, प्रतिबद्धता, विचारशीलता, सारी चीज़ें। मतलब हो सकता है कि आप अगर बिना जाने लिखेंगे तो हो सकता है कि आपने अगर बहुत पुरानी कविताएं पढ़ रखी हैं तो आप छायावादी कवियों की तरह कविता लिखने लगें। जी। तो आज अगर आप वो उस तरह की कविता लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ तो नहीं होगा। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि भाषा में क्या विकास हो रहा है, भाषा किस तरह से बदल रही है और सारे जितनी विधाएं हैं वो किस ढंग से बदल रही हैं, किस ढंग से उनमें तोड़ फोड़ हो। तो वो
कहीं ना कहीं आपको सीखना भी पड़ता है, और उसे आपको जानने का एक अध्ययन से या तमाम डिबेट्स सुन के। तो 72 में ये हुआ कि पहली बार 72 में वेणुगोपाल जब आए और उनसे जब संपर्क हुआ तो मैंने जाना कि वास्तव में कविता में क्या क्या तैयारी और किस तरह से कविता लिखी जा रही, और फिर धीरे धीरे कविता लिखना एक सचेत कार्यवाही की तरह शुरू हुआ, और वहाँ से फिर एक तरह से लेखन की शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि वेणु के आने के बाद होती। यानी शुरू में एक संस्कार के रूप में आपको वो चीज़ मिली थी, कहीं ना कहीं मन में थी, एक अधूरा सपना, एक अधूरा कार्यभार जो पिता से मिला था। हाँ निश्चित, उसको आपने, बल्कि जिस को पिता की में रोक दिया था उनके पिता ने, जी जी, जी। तो वो काम में शायद कर रहा था। हाँ। तो वो तो संस्कार तो कहीं ना कहीं आप में थे एक पॉइंट के, जी। पर उसे विकसित एक किया, तरह से विकसित होना चाहिए था, उसे झाड़ पहुँच के आपको कहीं ना कहीं तैयारी। तो उसमें जैसे राजेश जी कहते हैं कि पूरा इन्वॉल्वमेंट पूरे व्यक्तित्व का, यहाँ तक कि पूरे स्नायुतंत्र का, उसकी पूरा स्नायुतंत्र कवि का दांव पे लगा होता है कविता लिखते समय, जो कि आपकी कविता को पढ़ के लगता है। जब आप कहते हैं कि घृणा, अन्यायी शक्तियों से घृणा की जानी चाहिए, लेकिन घृणा जो है वो फेफड़ों की बहुत सारी शक्ति खा जाती है। तो इससे आपकी कविता की जो बहुत बड़ी शक्ति लगती है वो ये है कि जैसे कवि का पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा स्नायुतंत्र दांव पे लगा हुआ है। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट आपकी कविता में दिखता है। लेकिन जैसे आप, मतलब मेरा सवाल ये था कि आजीविका का साधन, जैसे आप बैंक में सर्विस करते थे और कहते हैं कि कवि को पूरा इन्वॉल्वमेंट उसका होना चाहिए, तो पूरा वक्ती कवि की एक अवधारणा सामने आई। तो क्या कभी आपको इसका अफसोस हुआ कि हम जीविका का साधन हमारा कुछ और है और कविता को हम ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं? ये तो होता ही है, क्योंकि हिंदी लेखक की ये दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ फ्रीलांस के लिए कोई बहुत जगह नहीं है, बहुत स्कोप नहीं है। कुछ लोगों ने कोशिश की, जैसे बरसाई जी ने कोशिश की, या शरद जोशी ने कोशिश की, या और भी कुछ लोगों ने, शैलेश मटियानी ने कोशिश की, पर मुझे हमेशा निराला कुछ समय बाद फुल टाइम पोइट थे। पर शायद उस पीरियड में जब निराला थे तो कुछ हद तक ये संभव रहा हो, पर उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा श्रम ऐसा करना होता है जितना, जैसे नौकरी अगर आपका समय खाती है जी, तो फ्रीलांस में भी जो आपको जीविका के लिए जितना लिखना पड़ता है, अपनी आत्मा के विपरीत काम करने पड़ते हैं, वो भी उतने ही बुरे होते हैं जी, या उतने ही समय खाते हैं, उतनी ही आपकी ऊर्जा को खाते हैं जितना कि एक नौकरी खाती जी। तो वो उसमें कोई बहुत बुनियादी अंतर मुझे नहीं लगता। तो आपके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है आपके समाज में कि कवि को बिना कुछ किए वो अपनी जीविका भी चला सके और अपनी मर्जी से जो लिखना चाहता है वो लिखे, और उसके बदले में उसको इतना वो मिल जाए कि उसकी जीविका चल सके। क्योंकि शायद हो सकता था कि वो लोग जो हिंदी के बहुत सारे युवा से लेके और वरिष्ठ तक, वो शायद और ज़्यादा काम कर सकते थे। यानी परसाई ने कई बार कहा कि वो उपन्यास लिखना चाहते हैं, शरद जोशी ने कहा, पर जीविका के लिए वो बैठे ठाले लिखना अनिवार्य था। तो उसमें इतनी एनर्जी चली जाती थी या इतना सारा अंदर का मटेरियल चला जाता था कि उपन्यास दोनों ही लेखक जो कि बहुत अच्छे से लिख सकते थे वो नहीं लिख पाए जी जी। जबकि इसी के पैरेलल अगर हम सोचें तो श्रीलाल शुक्ल क्योंकि नौकरी कर रहे थे जी, इसलिए उन पे जीविका के लिए लेखन करने की जिम्मेदारी नहीं थी। तो वो राग दरबारी लिख सके जी जी। तो ये जो अंतर है ऐसा होता है। मतलब मुझे लगता है कि हिंदी के लेखक के लिए यही ज़्यादा बेहतर है कि वो नौकरी करता रहे और अपना लेखन करे बनस्बत इसके कि वो। अच्छा राजेश जी, समाज में जैसे जैसे विकास हुआ है तो आपने बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से प्यार के अभाव की जो विडंबना है, प्यार जिस तरह लगातार कम होता जा रहा है,
तो बहुत मार्मिक ढंग से आपने उसको व्यक्त किया है। एक उदाहरण अगर मैं दूं तो हर दिन लंबी होती सड़कों और बड़े होते शहरों में अब कम होता जा रहा है चलन किसी को लेने आने या छोड़ने जाने का। और फिर इसी कविता में आप ये भी कहते हैं कि चूंकि ये प्यार कम हो गया है इसीलिए लड़ाई कम हो गई है। और प्यार और युद्ध जो हैं एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। तो इस पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ कि ये जो प्यार है उसका वो जिस तरह से छीजता चला गया है तो ये किस तरह से आक्रोश को कम करता है, लड़ाई की जो ज़रूरत है उसके एहसास को कम करता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली जैसे हम जिनसे घनिष्ठताएँ होती हैं जी जी जी। तो उनसे लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं होती जैसे आप किसी गैर आदमी से लड़ते हैं। तो वो जो झगड़े हैं जो परिवार में होते हैं, जो आपस में होते हैं, जो भाई बहनों में होते हैं, जो पति पत्नी में होते हैं, वो भी आप देखेंगे कि अगर प्यार छीज रहा है तो वो भी छीजता है, लड़ाई वो भी कम होती जाती है। फिर आप एक तरह से इंडिफरेंट होते जाते हैं, उदासीनता बढ़ती है। जी जी। और उदासीनता कोई बहुत अच्छा गुण नहीं है। जो पाश ने कहा कि मतलब उदासीनता तो आपके संबंधों को एक तरह का नष्ट करना है। उदासीन होने का मतलब ही वो कि आप संबंधों के प्रति बहुत ही ठंडे हो जाएं। तो वो एक बुरी स्थिति है जो हमारे शहरों में खास तौर से बढ़ रही है। यानी शहरों में जो उदासीनता बढ़ रही है जी जी जी। कि अब किसी की यानी मित्रताएं भी ऐसी हैं जो बहुत औपचारिक हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि कोई आ रहा है तो बड़ा मित्र मिलन जैसी कहानी अब नहीं लिखी जा सकती जो अमरकांत ने कभी लिखी थी कि चले गए और ट्रेन में मिले, और हालांकि वो भी उदासीनता पे खत्म होती है। ये जो संबंध का जो ठंडापन है जो शहरों में बड़ा औपचारिक हो जाना है संबंधों का, ये एक बहुत ही बुरा संकेत है इस बात का कि हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जिसमें किसी को किसी से गहरी आत्मीयताएं खत्म हो रही हैं। जी जी। कविता यही कि आपको इस बात के लिए सचेत कर सकती है, बार बार आपको याद दिला सकती है कि आप में जो चीज़ें जो गलत चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी मतलब जो उदासीनता बढ़ रही है उसे आप ब्रेक कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ने और कुछ किया हो ना किया हो जी, पर आपको समय यानी आपके के श्रम को कम किया है और समय को बढ़ाया है। ये बात अलग है कि उसमें आपने उसे दूसरे ढंग से आप भरते जाते हैं, पर कहीं ना कहीं तो एक समय को बढ़ाया है उसने, सुविधाएं बढ़ाई हैं। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको उस मानवीयता से दूर ले जा रही है, उससे विरत कर रही है। तो इससे कहीं इस पे सोचा जाना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसा समाज हम बना रहे हैं। जी जी। तो यही एक काम कर सकती है कविता के बार बार याद दिलाए कि आप गलत रास्ते पर हैं। जी। चालीस सालों का ये जो अंतराल है, इसमें आपको क्या लगता है कि 40 साल पहले कविता समाज में कितनी लोकप्रिय थी, आज कितनी लोकप्रिय है? तो ये कंपैरिजन अगर आप तुलना करें तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों में ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी है कविता की। अच्छा। हाँ, इसलिए भी हाँ। और सिर्फ कविता की नहीं बल्कि अगर साहित्य की बात करें, शब्द की बात करें। अच्छा, मैं सोचता था कि कम हो रहा है कविता के प्रति रुझान। सिर्फ कविता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो शायद हम लोग गलत उस पर पहुंचेंगे, पर साक्षरता बढ़ी है समाज में। जी जी। आप पाएंगे कि आज से पहले, आज से कुछ 2-3 दशक पहले जो जितनी किताबें छपती थी और आज जितनी किताबें छप रही हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। यानी उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। जी। जितने अखबार छपते थे उससे आज कई गुना ज़्यादा वो तो निश्चित रूप से उसका सर्कुलेशन बहुत बढ़ा है। हिंदी में दुर्भाग्य है कि जो पॉपुलर मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो कविता को बहुत जगह नहीं दे रहा है। पर जब उसने जगह दी तब उसके बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, पॉजिटिव रिस्पांस मिले, ये देखा जा सकता है। ये बात है क्योंकि आप उससे जैसे जैसे परिचित होंगे तो वो
आपको मालूम पड़ेगा कि कविता पहले की तुलना में कम अमूर्त हुई है, ज़्यादा सोशल, ज़्यादा सामाजिक हुई है, ज़्यादा लोकतांत्रिक हुई है और ज़्यादा सरल हुई है। हिंदी की कविता की जो भाषा आज है वो शायद सबसे ज़्यादा बोलचाल के करीब की भाषा के करीब है, जो छायावाद में नहीं थी, नई कविता में नहीं थी, कविता तक में नहीं थी। आज की भाषा सबसे ज़्यादा संप्रेषणीय और सबसे ज़्यादा जनता की भाषा के नज़दीक। अमूर्तन और जटिलता से बचते हुए और विवरणात्मकता से भी बचते हुए आपने बहुत स्पष्ट और वस्तुपरक कविता लिखी है। तो क्या इसका कारण ये है कि आप ये महसूस करते रहे कि जो निजता है या जो व्यक्ति स्वातंत्र्य का नारा है उसके लालच में पड़ के जो जनता की मुक्ति का जो लक्ष्य है, ऐतिहासिक लक्ष्य, उससे कभी विरत हो जाएगा? क्या इसलिए ऐसा हुआ? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करके देखेंगे आभ्यंतर को और बाह्य को जी, तब इस तरह की बातें करेंगे। आखिरकार जो आपका इनर है, जो आपका आभ्यंतर है, जो अंतर है, वो काहे से बना है? वो कोई आप लेके पैदा नहीं हुए, वो तो बाहर से, जो बाहर को आपने ग्रहण किया वही आपका आभ्यंतर है और उसी को आप फिर बाहर ले जाते हैं। और दोनों में लगातार द्वंद्व चलता रहता है कोई। और दोनों के बीच का एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है और उसे ग्रहण करते हैं, उसे अपने ढंग से फिर रचते हैं और फिर उसे बाहर ले जाते हैं। यही प्रोसेस है। और दोनों ही एक दूसरे से स्वायत्त नहीं है। नहीं है। और ये कहना ही गलत है कि कोई कविता अलग से बहुत अंतर्जीवन उसमें है और बाहर वो नहीं है। वरना अगर ऐसा होता तो मुक्तिबोध को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मतलब अंतःकरण का आयतन सीमित है। जी जी, है ना, अंतःकरण का आयतन सीमित है, यानी मतलब आप बाहर के समाज को नहीं ग्रहण कर पा रहे जितना अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए था। तो अगर उसका सीमित दायरा है तो इसलिए जब कविता एक ऐसे स्टेज पे आ जाए जब उसमें ये फर्क मिट जाए, जो हम बार बार ये महसूस करते थे कि ये जो कविता जो बाहर के जीवन का कोई दृश्य ही नहीं दिखा रही, सिर्फ अपने अंदर जो उसने ग्रहण कर लिया उसी को प्रकट कर रही है, तो वो अमूर्तता की एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जो दूसरे तक जा ही नहीं रहा। आखिरकार आप लिख क्यों रहे हैं? लिख तो इसलिए भी रहे हैं ना कि आप उसे कहीं ना कहीं इस सारी स्थिति को समझने के लिए उसे एक दोबारा और अधिक उसे विकसित कर सकें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का जो यथार्थ है उस बड़े यथार्थ को आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे और उसे ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। जी जी, तो इसलिए उसके भेद को जब आप बनाए रखेंगे तो वो फिर एक ऐसा भेद होगा जो बड़ी कविता को नहीं संभव नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सोचना है कि इसमें कोई एक पैटर्न आपने मान लिया है कि जो छायावाद की कवि या नई कविता की कवि जो जिस तरह की आंतरिकता की कविता लिखते थे वही आंतरिकता को प्रकट करने का एक फार्मूला है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आंतरिकता को प्रकट करने के कई तरीके हो सकते हैं और वो बदलते रहते हैं। जैसे जैसे कविता बदलेगी वैसे वैसे वो बदलेंगे।